देखिए छात्रों, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एक नहीं 10 से भी ज़्यादा एरर सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि कहाँ कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है और कौन सा एरर पढ़ के भी भूल कर रहे हैं। आप ये देखिए बोर्ड की ओर। पहला स्ट्रक्चर यह है कि इफ अनलेस अनटिल व्हेन एज सुन एज इन केस बिफोर आफ्टर एज लॉन्ग एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट बशर्ते कि दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो। चलिए, यदि इस स्ट्रक्चर को आप रट लेते हैं तो सिंपल सा बात है कि जितने सारे शब्द हैं उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य आगे भी रह सकता है और ये सारा स्ट्रक्चर पीछे भी जा सकता है। ये तो मैं उदाहरण दे के बताऊँगा, परंतु कंपटीशन में अंग्रेजी की एरर में कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इसकी चर्चा मैं ज़बरदस्त करूँगा। यदि आप सीख लेते हैं तो आपके लिए रामबाण होगा। जो अब तक में आपके दिमाग में कन्फ्यूजन बना हुआ होगा, पहले आप देख लें कि इतने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन का मतलब यह हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं रहेगा तो मे कैन से संबंधित वाक्य हो सकता है, यानी जो भविष्य में घटने वाला स्ट्रक्चर है वो हो सकता है, वैसा सेंटेंस रह सकता है। और यह देखिए, एक हिंदी है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास करोगे। इफ़ यू विल लेबर यू विल पास। सेंटेंस गलत है। यदि हम विल को हटा देते हैं, देखिए हट गया, तो हमारा ये प्योर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो इतने के बाद, इतने शब्दों के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इसी से एरर भी आता है, इसी से फिलर भी आता है, इसी से इम्प्रूवमेंट इंग्लिश भी आता है। सबका मॉडल अलग अलग होगा, परंतु रूल एक होगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल पास इफ यू लेबर। यह हमारा वाक्य सही हो गया। इसे हम आगे लिख सकते हैं और आगे वाले को पीछे भी लिख सकते हैं। यहाँ यह कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये सारे शब्द कंजंक्शन हैं, परंतु प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ही ज़्यादा आता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं जिसमें यह रूल नहीं पूछता हो। इसको खूब आराम से समझिए। परंतु कन्फ्यूजन कहाँ है, बारी बारी से देखिए। पहले तो एक सेंटेंस मैंने दिया, आप इसको देख लिए होंगे। मैं इसे हटाता हूँ। अब देखिए, इफ इट विल रेन you will take an umbrella। अभी सेंटेंस छात्रों गलत हो चुका है। इन केस इट विल रेन you will टेक एन अम्ब्रेला। यह भी गलत हो चुका है। इसका भी मतलब यदि, इसका भी मतलब यदि। आप समझते होंगे कि सेंटेंस क्यों गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ विल लगा हुआ है। इसका शुद्ध क्या होने वाला है, जरा गौर से देखिएगा।
देखिए, बिल को हटा दिया मैंने, बिल को हटा दिया तो ईट के अनुसार रेंस हो गया। देखिए, अभी सेंटेंस सही हो गया। इन केस इट रेंस, इन केस इट रेंस यू विल टेक एन अम्ब्रेला। छात्रों, यह समझिए कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ। एक कन्फ्यूजन पैदा आपके यहाँ होने जा रहा है आपके दिमाग में। क्या इस सेंटेंस को हम इफ से लिख सकते हैं? क्या इस सेंटेंस को हम इफ से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखिए, इन केस इट रेंस यू विल टेक एन अम्ब्रेला सही हुआ, लेकिन यदि हम यह लिखते हैं देखिए छात्रों, यही कंपटीशन है। देखिए, गलत हो चुका है। इन केस इट रेंस यू विल टेक एन अम्ब्रेला, इफ इट रेंस यू विल टेक एन अम्ब्रेला। यहाँ भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा। मैंने कहा कि इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। दूसरा तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो रहा है, परंतु यह गलत क्यों है? क्योंकि छात्र यह समझते हैं कि इन केस मैंने यदि, इफ मैंने यदि, तो हम कहीं का कहीं सेंटेंस लगा देंगे। ऐसा कंपटीशन नहीं कहता है। इन केस का प्रयोग हम वहाँ करेंगे जिसमें सुरक्षा की भावना हो। सुरक्षा की भावना, देखिए, सुरक्षा की भावना। यदि वर्षा होगी तो हम छाता ले लेंगे। तो इससे क्या होता है? यदि वर्षा होगी तो तुम छाता ले लोगे। तो इन केस का प्रयोग होगा। इफ का प्रयोग सुरक्षा की भावना में प्रयोग नहीं होता है। इफ का प्रयोग कंडीशन में होता है। जो पहला वाला वाक्य दिए थे कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो तुम पास करोगे। इफ का प्रयोग कंडीशन में होता है। इन केस का प्रयोग सुरक्षा की भावना है। वैसा सेंटेंस जिसमें सुरक्षा की भावना हो, वहाँ जा कर के इन केस का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस रूल को हम रटने के बाद भी हमारा अंक कम आ रहा है। इसलिए हमको यह देखना होगा कि इसके प्रयोग में हमको कहाँ कहाँ भिन्नता पर ध्यान देना है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है, इसको ध्यान में देखिए। जब यदि सुरक्षा की भावना हो तो इन केस के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होगा, लेकिन इस सेंटेंस को देंगे यदि वर्षा होगी तब तो हम सुरक्षा के लिए छाता लेंगे, और यदि हम परिश्रम करेंगे तो हम पास करेंगे। वह कंडीशन बता रहा है। हमारे पास करने का कंडीशन है परिश्रम करना। यही बहुत बड़ा अंतर था। आपको देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। दूसरा ट्रिक देखिए। अभी हम व्हेन और अनटिल को ले रहे हैं। देखिए गौर से, व्हेन मैंने जब हुआ और अनटिल मैंने जब तक नहीं। गौर से देखिएगा। आप सोचते होइएगा कि स्ट्रक्चर तो क्लियर हो चुका है। यदि ये सब डिफिनेशन जिसको हम बता रहे हैं आप आद करते हैं और आपका एरर मजबूत हो जाएगा। यदि आप आद नहीं करते हैं तो केवल इतना तो क्लियर है कि इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु कंपटीशन में जो आप पढ़ लिए वही नहीं आता है। कंपटीशन में जो पढ़ लिए वही नहीं आता है। इस पर एरर का भिन्न भिन्न रूप पैदा हो रहा है। देखिए, व्हेन मैंने जब, अनटिल मैंने जब तक नहीं। छात्रों, आप जानिए कि व्हेन का एंटो अनटिल होता है। बहुत बड़ी बात है। यदि आप जान लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। व्हेन का एंटो क्या होता है? अनटिल होता है। अंग्रेजी को तो अंग्रेजी से ही देखा जा सकता है। अब देखिए, हम फिर बताने जा रहे हैं कि कैसे सेंटेंस आते हैं।
when he will be 10 he will go to स्कूल। देखिए छात्रों, सेंटेंस गलत हो गया है कि जब वह 10 साल का होगा वह स्कूल जाएगा। यदि विल बी रहे और विल बी के बाद समय सूचक रहे, अवस्था सूचक रहे, तो विल बी को कर्ता के अनुसार इज एम आर आवश्यकता अनुसार बदल देंगे। यहाँ आई रहेगा तो एम हो जाएगा, यू रहेगा तो आर हो जाएगा, ही सी रहेगा तो इज हो जाएगा। अब हमारा सेंटेंस सही होने जा रहा है। व्हेन ही इज 10 he will go to स्कूल। देखिए छात्रों, हमारा सेंटेंस सही हो गया। कितना बड़ा कन्फ्यूजन है कि विल बी रहेगा तो इज एम आर में बदल देंगे। विल बी का ही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। ऐसे सेंटेंसों में ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, इसी सेंटेंस को हम अनटिल पर कन्फ्यूजन पैदा करने जा रहे हैं। until he will not be 10 he will go to स्कूल। छात्रों, सेंटेंस गलत हो गया है। जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम इंक डाल रहे हैं। और वहाँ पॉज करो, फिर जाएंगे तो सही करना। हाँ, स्टार्ट। देखिए छात्रों, अनटिल का माने जब तक नहीं, वह जब तक 10 साल का नहीं होगा वह स्कूल नहीं जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन होने जा रहा है कि कैसे आप कंपटीशन में वाक्य को सोल्व करेंगे। देखिए गौर से हम क्या कहने जा रहे हैं। पहले तो अनटिल के बाद नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल के बाद नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि यह निगेटिव है, तो इसमें यहाँ तक हट जाएगा, यहाँ तक हट जाएगा, नोट तक हो जाएगा। अनटिल यहाँ हो जाएगा इज। अब देखिए छात्रों, हमारा वाक्य सही होने वाला है। अब हमारा वाक्य सही होने वाला है। जरा देखिए, फिर से हम मिटा कर लिखते हैं, इसको सही करते हैं। until he is 10 he will go to स्कूल। देखिए छात्रों, दिस इज कन्फ्यूजन। देखिए छात्रों, दिस इज कन्फ्यूजन। इसी को जो बच्चा समझ जाता है स्कोर बढ़ा लेता है। अनटिल के बाद तो हम इज कर दिए, देखने में सही लगता है, लेकिन समझाना हमको यह है कि यदि अनटिल का वाक्य रहेगा तो विल नॉट यानी नोट, नो, नेवर का प्रयोग नहीं होगा। तो आप तो नोट हटा दिए, लेकिन फिर भी देखिए हम एरर बनाए हुए हैं। क्यों गलती है? इसलिए गलती है कि जब अनटिल का प्रयोग होगा तो दूसरे वाक्य निगेटिव रहेगा, यही बड़ा ट्रिक है। और यदि व्हेन का प्रयोग होगा तो दूसरा वाक्य अफर्मेटिव रहेगा, जैसे यहाँ हमने बनाया था इज। तो व्हेन ही इज 10 ही विल गो टू स्कूल, तो हमारा वाक्य सही हो गया था। देखिए, व्हेन ही इज 10 ही विल गो टू स्कूल सही हो गया। यदि हम अनटिल देंगे तो देखिए अनटिल में क्या करना होगा। अनटिल ही इज 10
ही विल नॉट गो टू स्कूल। देखिए छात्रों, यही समझना था, यही ट्रिक समझना था कि यदि अनटिल हम लगाएंगे तो दूसरा वाक्य निगेटिव होगा, और यदि व्हेन लगाएंगे तो दूसरा वाक्य अफर्मेटिव होगा। यानी यहाँ नोट नहीं लगेगा। यही अनटिल और व्हेन में अंतर है। यही व्हेन का एंटो जो है अनटिल होता है। हमको कंपटीशन में ऐसे ऐसे बातों को पकड़ना होता है, ऐसे ऐसे बातों को पकड़ना होता है। अब जरा देखिए, आप समझ गए होंगे। अब देखिए और शानदार एरर आने जा रहा है कि स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद भी कहाँ हमारा स्कोर कम हो रहा है, इस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। गौर से देखिएगा। इफ ही विल बी 10, he will go to स्कूल। गलती हो गया वाक्य। यदि आप इसको इज में बदल देते हैं तो यह अंग्रेजी होगा इफ ही इज 10 he will go to स्कूल। देखिए छात्रों, यह भी गलत होने वाला है। When he is 10 he will go to स्कूल। देखिए यह सही हो गया। आप इस कॉलम को देखिए। यदि कोई किताब में आप पढ़ लेते हैं कि इसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट बशर्ते कि दूसरा वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट, तो दूसरा वाक्य तो फ्यूचर इंडिफिनिट है। ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, हर सेंटेंस में है। और इसके बाद देखिए यहाँ इज लगा दिए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। इफ ही इज 10 ही विल गो टू स्कूल, फिर भी गलत है। इफ ही इज 10 ही विल गो टू स्कूल, फिर भी गलत है। इसलिए गलत है कि इफ के साथ अवस्था या टाइम सूचक शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है छात्रों। इफ के साथ अवस्था या टाइम सूचक शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है। इसलिए जब होगा तब व्हेन का प्रयोग होगा। बिल्कुल, आप सारा कन्फ्यूजन समझ गए। यही कंपटीशन है। और यदि यह रूल याद रखते हैं कि के बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट, तो एक रूल तो क्लियर हो गया। उसमें कहीं हमको कोई ना कुछ कहना है, ना इसमें आपको कोई डाउट सा हो रहा होगा। लेकिन देखिए यही कंडीशन था। चलिए, यह क्लियर हो चुका है। अब देखिए अनलेस, जब तक नहीं, यह कंडीशन को सूचित करता है। इसके साथ नो, नॉट, नेवर नहीं लगता है। इस पर भी दो एरर होने वाला है। देखिए जरा कंडीशन, देखिए जरा वाक्य को देखिए। अनलेस यू विल नॉट लेबर यू विल नॉट पास। हमारा सेंटेंस गलत हो चुका है कि जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे आप पास नहीं करेंगे। सेंटेंस गलत है। यदि हम इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में बदलते हैं, अनलेस यू डू नॉट लेबर यू विल नॉट पास, फिर भी वह गलत है।
इसलिए गलत है कि हमने लिखा दिया है कि अनलेस के साथ नो, नॉट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा शुद्ध हो जाएगा, हम इसको हटा देते हैं, अनलेस यू लेबर यू विल नॉट पास। अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। देखिए, अनलेस में दो ढंग से गलती हो रहा है। अनलेस के साथ तो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा नहीं, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट बनता है तो नो, नोट, नेवर हटेगा। जब नोट हटेगा तो डू भी हट जाएगा। इसलिए हमारा शुद्ध हो गया, अनलेस यू लेबर यू विल नॉट पास। बिल्कुल करेक्ट छात्रों। मैं फिर आगे बढ़ता हूं। समय भी देखते रहना है छात्रों। मैं एक क्लियर कर चुका हूं, व्हेन भी क्लियर हो चुका है। अब जरा देखिए, एज लैंग्वेज पर ट्रिक आता है। हिंदी जब तक तब तक, कंडीशन देखिए, एज लॉन्ग एज बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जब कोई काम जारी रहे। ये हमारा एक्शन कहता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, एज लॉन्ग एज द सन विल राइज वी शैल गेट लाइट। सेंटेंस तो गलत है, सेंटेंस गलत है। शुद्ध हो जाएगा, एज लॉन्ग एज द सन राइजेज, प्रेजेंट इंडिफिनिट, वी शैल गेट लाइट। अब सेंटेंस सही हो गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि एज लॉन्ग एज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब तक काम जारी रहे, तब उस अर्थ में एज लॉन्ग एज का प्रयोग होता है। क्योंकि जब तक सूरज उगेगा हम लोग लाइट पाएंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ प्रयोग कर देने से हमारा अर्थ गलत हो जाता है। इसलिए इस बातों पर ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, एज सून एज। ही विल रीच he will get money। सेंटेंस गलत है। हिंदी हो रहा है कि ज्यों ही वह पहुंचेगा वह पैसा पाएगा। चलिए, बात सही है। तो हम इसको बिल को हटा देते हैं। बिल को हटा दिए तो यहाँ क्या हो गया? एज सून एज ही रीचेज। हम इसमें यस लगा देंगे ही के अनुसार। ही विल गेट मनी। ये हमारा सेंटेंस है, होगा। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ही विल गेट मनी, ही विल गेट मनी as soon as he reaches। देखिए, सेंटेंस सही हो गया। आप उलट के भी लिख सकते हैं, he will get money as soon as he reaches, या he as soon as he reaches he will get money। इस तरह से हमारा एरर आता है। आप जरा देखिए,
he will take tea before you will come। सेंटेंस गलत हो गया कि तुम्हारे आने के पहले वह चाय पी लेगा, यह हमारा सेंटेंस गलत है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि विल को हटा देंगे, विल को हटा देंगे। he will take tea before you come। इस तरह का वाक्य लिखेंगे, फिर हमारा सही हो गया। इस तरह छात्रों इतने सारे एरर का प्रयोग हुआ। आप आराम से आप इसको देखें, पढ़ें, और ये हमारे किसी भी परीक्षा में काम आएगा। आपको मैंने इफ़ के बारे में, व्हेन के बारे में, अनटिल और व्हेन के बारे में जो अंतर बताया, वही आपके तैयारी का मूल आधार है। यदि उसको आप याद रखते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको हर परीक्षा में आता है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। और यस स्ट्रक्चर को याद रखने से एक रूल क्लियर है। यदि इफ, व्हेन, अनटिल के अंतर को यदि आप दिमाग में रख लेते हैं तो बहुत बड़ा बात होने वाला है। मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल कम्पिटिटिव इंग्लिश बाय जेपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।